चलिए, तो लास्ट क्लास में मैं जो अभी बात बोल रहा था उसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या बोला था। जो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर कोई बात बोले कि स्पिन क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज होती हैं, तो आप बोलोगे सिर्फ एक वैल्यू होती है और वो वैल्यू होती है 1/2। स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू होती है 1/2। लेकिन मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम ms से डिनोट करते हैं, ms से, इसकी दो वैल्यूज होती हैं बेटा। या तो ये +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। तो कितनी वैल्यूज हो गई? 2 वैल्यूज हो गई। दोनों में डिफरेंस है। हम जो बोलते हैं ना कि क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है, वो सिर्फ कहने की बातें हैं। एक्चुअली ये थोड़ा और डीप में जाएं तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसकी z एक्सिस के अलोंग अगर आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का एक ओरिएंटेशन देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट देखोगे तो आप +½ -½ मिलता है। हमें उस डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि बेटा कि जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसके दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, +½ और -½ हम सारे क्वांटम नंबर्स पढ़ चुके हैं और अब आज जितने भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स हैं क्या एग्जैक्टली? इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स का मतलब ये है कि किसी एटम में जो भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे हम अलग अलग शेल्स, सबशेल्स, ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे। कैसे हम किसी एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स में अरेंज करने वाले हैं। और इसके पहले जो शेल, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आई होप कि वो आपके अंदर बहुत अच्छे से बैठ गया होगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें एक अलाइनमेंट में हो जाए। जैसे चलो अगले पेज पे मैं चलता हूं। जैसे बेटा अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलो मैं अब एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, उसको रिलेट करना बेटा ध्यान से, है ना। n = 1, ये फर्स्ट शेल है। n = 1 में L की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? L की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? L की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है बेटा, क्या? 0। L की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। 0 का मतलब है ये S सबशेल है, और चूंकि ये फर्स्ट शेल में है तो ये 1s सबशेल है ना बेटा। ये कौन सा सबशेल है? 1s सबशेल है। अच्छा, S सबशेल में M की कितनी वैल्यूज? अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0 ही मिलेगी आपको, और M की वैल्यू 0 मिलने का मतलब है एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। M की वैल्यू 0 का मतलब एक ही ऑर्बिटल मिलेगा। सो 1s फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एक सबशेल है, 1s सबशेल, और उस 1s सबशेल में ये जो हमारा ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन है, एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल मानते हैं। इसके अंदर बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। क्यों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं उसका रीजन अभी मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको। लेकिन मान लीजिए ये बात सही है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। तो अगर मैं एक स्पिन अप रखता हूं तो एक स्पिन डाउन रखना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट शेल में मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम मैं कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए सेकंड शेल की बात करते हैं। अगर सेकंड शेल की मैं बात करूं तो n = 2 के लिए L की 2 वैल्यूज हो सकती हैं बच्चे। एक तो L की वैल्यू 0 हो सकती है और एक L की वैल्यू 1 हो सकती है। 0 का मतलब है बच्चे ये 2s सबशेल है और ये 2p सबशेल है। अब 2s सबशेल में तो आपको m की एक ही वैल्यू मिलती है, इसका मतलब m की वैल्यू 0, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन 2s में हो गए। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, 0। एक वैल्यू का मतलब एक डिब्बा आप बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे और उस बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की 3 पॉसिबल वैल्यूज है, -1, 0 और +1। इसका मतलब है कि 2p सबशेल के अंदर हमें 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, मतलब 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि m की 3 वैल्यूज हैं, -1, 0 और +1, और हर बॉक्स में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो देखो आप सेकेंड शेल के अंदर, ये सेकेंड शेल में 2s भी आ गया, सेकेंड शेल में 2p भी आ गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं? 6 यहां पे हैं, 2 यहां पे है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए थर्ड शेल की मैं बात करता हूं। n = 3 की अगर मैं बात करूं तो L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है,
L की वैल्यू 1 भी हो सकती है बेटा, और L की वैल्यू 2 भी हो सकती है। 0 का मतलब हो जाएगा ये 3s सबशेल, ये 3p सबशेल, और ये 3d सबशेल। 3s एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि m की एक ही वैल्यू है 0। ये 3s सबशेल हो गया बच्चे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 3p सबशेल, इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे क्योंकि m की 3 वैल्यूज हैं और सभी बॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 3p सबशेल। -1 0 +1 ये मैंने m की वैल्यूज लिखी, ठीक है। ऐसे ही 3d सबशेल, d के लिए l की वैल्यूज 5 होती हैं, सो हमें 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा बन गया, हमें 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक, -2 -1 0 +1 और +2, सो दिस इज 3d। 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। क्या थर्ड शेल में L की वैल्यू 3 हो सकती है? द आंसर इज नो, 3f एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो थर्ड शेल हमने भर दिया, और थर्ड शेल में देखिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन भरे। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। तो जरा टोटल जोड़ो बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो? 18। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही फोर्थ शेल में जोड़ोगे आप तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये एक आउटलाइन पे आप बोल सकते हो ये चीजें एक दूसरे से रिलेट हो गई कि मैक्सिमम कहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। ये बातें हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से बस जानी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमारे अंदर आ जाना चाहिए। और क्यों इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? क्योंकि इनके पीछे कुछ रूल्स हैं। रूल क्या है कि अगर n की वैल्यू फिक्स कर दी तो L की वैल्यू 0 से n-1 तक ही हो सकती है, इंटीजर वैल्यूज, और m की वैल्यूज -L से +L तक ही हो सकती हैं। और इंटीजर ये भी है, m भी इंटीजर है। और एक बॉक्स में आप, एक बॉक्स का मतलब एक ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे n, l और m की मदद से आप कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल, सबशेल या ऑर्बिटल में रख सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। ठीक है, चलो अब आगे चलेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आप बोलते हो रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स। इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स का मतलब है जो एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस रूल के तहत हम किस शेल, सबशेल या ऑर्बिटल में फिल करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स। सो अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल से पहले एक चीज मुझे और आपको बतानी है। एक बेटा बात यहां पे, एक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देख लो आप इसको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्या कोई मुझे बताएगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, किसी को कोई आइडिया कि व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? तो एक काम करते हैं, दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव द सेम एनर्जी, दोज ऑर्बिटल्स which have same energy are called degenerate orbitals, degenerate orbitals, ठीक है, बहुत बढ़िया। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। अच्छा, किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए n और l का वैल्यू सेम होगा, उनकी एनर्जी सेम होती है। सो एक छोटी सी बात है यहां पे, ध्यान से सुनना। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ external fields, in absence of external fields, the energy of orbitals depends on n and l,
किसके किस पे डिपेंड करता है, n और l पे, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, n प्लस एल रूल। ये n प्लस एल रूल से गवर्न होता है, n और l पे डिपेंड करता है, n प्लस एल रूल हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये n प्लस एल रूल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। इसका मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी किससे डिसाइड हो रही है बेटा, n प्लस एल रूल, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, n और l। लेकिन एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, कुछ शब्द लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एब्सेंस ऑफ, देखो बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स। इसका मतलब यदि आप बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हो, यदि आप बाहर से सैंपल पे कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हो, तब ऑर्बिटल्स की एनर्जी n और l पे डिपेंड करती है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर मान लो बाहर से अप्लाई कर दें, फिर क्या होगा? अगर आप बाहर से अप्लाई करोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिर्फ n और l पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब n प्लस एल रूल से डिपेंड नहीं करती, वो n पे भी डिपेंड करेगी, l पे भी डिपेंड करेगी और m पे भी डिपेंड करेगी। m मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब जब बाहर से आपने कोई फील्ड नहीं लगाई, तभी तक एनर्जी n और l पे डिपेंड कर रही। जैसे ही आपने बाहर से फील्ड लगाई, तब n, l और m तीनों पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर मान लो हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई है, तो एनर्जी किससे गवर्न होती है, n प्लस एल रूल से। तो ऐसे कौन से ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी? इसका मतलब जिसका n और l दोनों सेम होगा, जिसका n और l दोनों सेम होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज मैं आपसे बोलता हूं कि 2p सबशेल है, 2p सबशेल है बेटा, 2p सबशेल है, तो ये रहा मेरा 2p सबशेल, ठीक है। ये 2p सबशेल है बच्चे, ये ठीक है। इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, हमें मालूम है 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। यहां m की वैल्यूज क्या होंगी? क्योंकि p है तो l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू -1 से 0 1, -1 से +1, मतलब -1 0 और +1। चलो इस ऑर्बिटल के अगर मैं आपसे 3 क्वांटम नंबर पूछूं, मैं इस ऑर्बिटल के आपसे 3 क्वांटम नंबर पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बताओ क्वांटम नंबर क्या होगा? n की वैल्यू, चूंकि ये 2p सबशेल में, तो n की वैल्यू ऑब्वियसली 2 होगी। l की वैल्यू, p सबशेल है तो l की वैल्यू 1 होगी, तो n और l की वैल्यू तो ये हो गई। इस ऑर्बिटल का n और l, n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, बहुत बढ़िया। इस ऑर्बिटल का n 2 और l की वैल्यू 1। अब मैं आपसे बोलूं कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आप बोलोगे n प्लस एल रूल, n प्लस एल, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो इसका मतलब n प्लस एल तो तीनों के लिए बराबर आ गया। अब n प्लस एल बराबर आ जाता है तो फिर किससे डिसाइड करते हैं? n की वैल्यू से। जहां n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको ज्यादा एनर्जी आप बताते कि नहीं? पिछला लेक्चर देखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये जो भी मैं बात बोल रहा हूं, तो आप n प्लस एल के लिए पिछला वाला लेक्चर देखिएगा बेटा। n प्लस एल तीनों केस में बराबर है, टाई होने के केस में आप n से डिसाइड करते हो, लेकिन यहां n भी बराबर है, इसका मतलब इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। लेकिन कब तक बराबर है? जब तक आपने बाहर से कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। अगर आप बाहर से कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, तब एनर्जी n, l और m पे भी डिपेंड करेगा। n और l तो सेम है, लेकिन m की वैल्यूज देखो, इस डिब्बे के लिए अलग, इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अलग, इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अलग, इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू अलग, तब एनर्जी इन तीनों की अलग हो जाएंगी। इसका मतलब अगर आपने बाहर से फील्ड लगाया तब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। लेकिन हमने बाहर से अगर कोई फील्ड नहीं लगाया है, तो इस 2p सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? 3, क्योंकि यहां 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी इक्वल है। सो ऑल दीज 3 ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी। सो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने हो गए बेटा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए 3, राइट है कि नहीं? तो अगर कोई आपसे पूछता कि p सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो आप बोलोगे 3। d सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? d सबशेल बेटा, d सबशेल, ये d सबशेल है, कोई भी d हो सकता है, 3d 4d 5d कुछ भी, ये d सबशेल में आपके पास कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? 5। सो d सबशेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ऐसे ही f सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? f सबशेल में 7, f सबशेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये f सबशेल है, 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा, 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट।
सो p सबशेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, d सबशेल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड f सबशेल में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो ये ऐसे सबशेल्स हैं जिनमें 5 ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी सेम मिलेगी, यहां 3 ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, यहां 7 ऐसे ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी एनर्जी सेम है ऐसे ऑर्बिटल्स। और अगर आप बाहर से फील्ड नहीं लगाते हो तो फिर n और l से गवर्न होता है, और अगर n भी सेम है l भी सेम है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा, n और l सेम है तो एनर्जी भी बेटा सेम होगी। ठीक है, एनर्जी भी सेम होगी, ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आपसे टाइप करके आंसर बताओ। s सबशेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? सो ऑफ बाउ रूल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट। सो ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट या टू बिल्ड, मतलब कुछ बनाना या कुछ डेवलप करना आप बोल सकते हो। तो ये जर्मन वर्ड है, कभी आपका जर्मनी जाना हो तो ऑफ बाउ तो बोल ही सकते हो, तो लोग आपको बाहर ही नहीं समझेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स, अब ये प्रिंसिपल है क्या? ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये हमको बताता है कि वो जो अलग अलग सबशेल्स हैं, हमारे पास बहुत सबशेल्स हैं, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p, 4d, 4f, ये सब जो अलग अलग सबशेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में भरेंगे, मतलब किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे और किस क्रम में भरेंगे, किसको पहले भरेंगे, किसको उसके बाद भरेंगे, किसको उसके बाद भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग सबशेल में भरने का ऑर्डर क्या होगा, ये हमको कौन बताता है? ऑफ बाउ रूल बताता है। तो रूल बड़ा सिंपल है। रूल ये कहता है कि लोअर एनर्जी सबशेल्स को पहले भरिए, जब वो पूरी तरह से भर जाएं तो उनसे जस्ट हायर एनर्जी सबशेल्स को भरिए, फिर जब वो भर जाएं तो उनसे हायर एनर्जी सबशेल्स को भरिए। रूल ये कहता है, रूल क्या कहता है कि पहले आप लोएस्ट एनर्जी सबशेल की फिलिंग करें, फिर उससे जस्ट हायर एनर्जी सबशेल की फिलिंग करें, और फिर इस तरह से हायर हायर हायर, मतलब जो लो से हाई एनर्जी लेवल्स हैं उनको आप इसी ऑर्डर में भरें कि लोअर एनर्जी सबशेल पहले भरे जाएं और फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी सबशेल। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। सो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी के आप सबशेल्स ऑर्बिटल्स फिल करते हैं, फिर उससे हायर एनर्जी सबशेल्स आप फिल करोगे। ठीक है, अब ये जो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी सबशेल्स का ऑर्डर है ये किससे डिसाइड होता है? n+l रूल से, n+l रूल से। ठीक है, n+l रूल बताता है कि कौन सा लोअर एनर्जी सबशेल होगा, कौन सा उसका हायर होगा, कौन सा उसका हायर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा ही क्यों है? क्यों आप लोएस्ट एनर्जी सबशेल को पहले भरोगे फिर उससे जस्ट हायर वाले को भरोगे? हम डायरेक्ट हायर एनर्जी सबशेल को पहले से क्यों नहीं भरते? मतलब हम सीधे हाई एनर्जी वाले को क्यों नहीं फिल करना शुरू करते? लोअर एनर्जी से ही क्यों शुरुआत करते? ऑफ बाउ रूल ऐसा ही क्यों है? क्यों हम लोएस्ट एनर्जी सबशेल को ही पहले भरना चाहते हैं? जितनी एनर्जी कम होगी सिस्टम की उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। याद रखना, ये बात मैं बार बार बोलता हूं, ये फिजिक्स में भी, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप चाहोगे कि लोएस्ट एनर्जी सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करो ताकि सिस्टम की एनर्जी कम से कम आए, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी जब कम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जितनी कम एनर्जी आप रखोगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसीलिए हम लोएस्ट एनर्जी सबशेल्स की फिलिंग सबसे पहले करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी करोगे? लोएस्ट एनर्जी सबशेल्स की फिलिंग। अब ये जो सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर है बेटा, ये हम लोगों ने देखा ही था n+l रूल से, हालांकि ये डायग्राम भी है। पहले n+l रूल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया भी था बेटा, n+l रूल, और उससे सबशेल की एनर्जी का ऑर्डर, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास विजिट करिएगा, ये ऑर्डर हम लोगों ने लिखा था, है ना, 1s 2s 2p 3s फिर 3p 4s 3d, इस तरह से ऑर्डर लिखा था बच्चे। आप देखिएगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये ऑर्डर लिखा था। तो ये ऑर्डर n+l रूल से आता है, और याद रखना ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए वैलिड है। और इसको आसानी से याद करने के लिए एक एरो वाला टिक है, ऑफ बाउ डायग्राम इसको हम लोग बोलते हैं। बड़ा सिंपल है इसको बनाना। चलो इसको मैं पिछले पेज पे बना के बताता हूं। जैसे बहुत ईजी है, फर्स्ट शेल में बताओ कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करता है? सिर्फ एक 1s। ठीक है, तो मैंने यहां पे 1s लिख दिया फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में कौन कौन से सबशेल्स एग्जिस्ट करते हैं? 2s और 2p। कौन कौन से? 2s और 2p, तो मैंने ऐसे लिख दिया। थर्ड शेल में, ये आप बनाना सीख लो क्योंकि कभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में पूछूंगा आगे, उसमें फंस जाएंगे आप, है ना, उसमें ये सब ऑर्डर चलेगा नहीं।
तो और ये कॉन्सेप्ट भी सीख लो ताकि वहां बना के आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। फर्स्ट शेल में सिर्फ 1s होता है तो मैंने 1s लिख लिया, सेकंड शेल में 2s 2p होता है तो मैंने 2s 2p लिया, थर्ड शेल में बेटा 3s 3p 3d होता है, फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4f होता है, फिफ्थ शेल में 5s 5s यार 5 8 जैसा लिख जा रहा है, 5s 5p 5d और 5f और 5g भी होता है, वो भी लिखना पड़ेगा। अब नीचे जगह नहीं, लेकिन मैं इसी में ऑर्डर बता दे रहा हूं। तो ऑर्डर कैसा होगा, सबसे पहले 1s को भरोगे, फिर पीछे जाओ, फिर पीछे जाओ, फिर 2s को, फिर पीछे जाइए, फिर 2p 3s, मतलब इस तरह से भरना है बेटा, फिर पीछे जानते, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से फिलिंग होगी और आगे बहुत इजीली बन जाता है ये। तो ये एनर्जी सबशेल का ऑर्डर हो गया। 1s सबसे पहले भरेंगे, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p, नीचे यहां 6s आएगा, 6s के बाद 4f 5d एंड सो ऑन। तो ये ऑफ बाउ रूल है। ऑफ बाउ रूल बोला है कि इस ऑर्डर में आप सबशेल की फिलिंग करिए, इस ऑर्डर में सबशेल की फिलिंग का होना चाहिए, जिसको इस तरह से आप बता सकते हो। ये एक वही चीज है ना, ये ऑर्डर है बेटा। ये ऑर्डर तब है जब सभी नियम वो हो जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर मैं कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाता हूं, आगे बनाऊंगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको दूंगा, अगर मैं कुछ नियम ट्वीक कर देता हूं, कुछ नियम चेंज कर देते हैं, तो फिर आपको ये डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बन रहा है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, मैंने देखा है ओलंपियाड्स में भी ऐसे क्वेश्चन को आते हुए, खासकर जो लोग जूनियर साइंस NSEJS जूनियर साइंस ओलंपियाड्स के लिए, उनके ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, है ना। चलो अच्छा, इसमें अगर सबशेल्स की फिलिंग आप इस तरीके से करते हो, तो फिर अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं कहां पे फिल करूंगा, 1s में, है ना। 1s के ऊपर मैंने 1 लिख दिया, 1s के ऊपर 1 लिखने का मतलब मैंने 1s में एक इलेक्ट्रॉन। सपोज मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं 1s में ही भर सकता हूं, क्योंकि 1s की कैपेसिटी 2 है। एस सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बेटा, 2 है। सपोज मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो, 3 इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो सबसे पहले मैं 1s में भरूंगा, लेकिन 1s की कैपेसिटी 2 की है, तो 1s में मैक्सिमम मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट हायर एनर्जी सबशेल में भरना पड़ेगा, और जस्ट हायर एनर्जी सबशेल क्या है, 2s। तो मेरा जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s में आएगा। कहां पे आएगा बेटा, 2s में आएगा। सपोज मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हो, तो 1s में मैं मैक्सिमम 2 भर सकता हूं, 2s में भी 2 भर सकता हूं। सपोज मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1s में 2, 2s में 2, और 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, 5 फिल करने। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, अब 2s की कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की, एस सबशेल में मैं 2 से ज्यादा नहीं भर सकता हूं। तो मेरा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो 2s के बाद कहां पे आना पड़ेगा, ये देखो 2p में, यहां 2p में। सो मेरा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो 2p में आएगा। वो कहां पे आएगा बेटा, 2p में आएगा। अब एक क्वेश्चन है कि जो मेरा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, इसके आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके तीनों क्वांटम नंबर्स, चलो चारों क्वांटम नंबर्स बता दो। ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों क्वांटम नंबर्स अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या क्या पॉसिबल क्वांटम नंबर्स हैं, तो आप क्या बताने वाला हो। अगर इलेक्ट्रॉन आपने 2p में फिल किया तो n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, है ना। l की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। अब आगे m की वैल्यू, m की वैल्यू मैं क्या रखूं, क्योंकि p सबशेल में m की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, -1 0 और +1। ये 2p सबशेल है बेटा, है ना, 2p सबशेल ये है। अब मैं m की वैल्यूज, जरूरी नहीं कि मैं इसी को -1 दूं, देखो ऐसे लिखते जरूर हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, मैं कहीं पे भी भर सकता हूं, कहीं पे भी भर सकता हूं। तो मैं यहां पे भी भर सकता हूं, यहां पे भी भर सकता हूं, यहां पे भी भर सकता हूं। और यह भी जरूरी नहीं कि आप पहले वाले बॉक्स को -1 ही करो। मेरे पास 3 नंबर्स हैं, -1 0 +1, और 3 बॉक्स हैं, मैं किसी भी बॉक्स को कुछ भी नंबर दे सकता हूं। ये मेरे चॉइस है, ये मेरा चॉइस है। तो ये जो तीसरा क्वांटम नंबर, मतलब m की वैल्यू कैन बी -1, और इट कैन बी 0, और इट कैन बी 1। एनी ऑफ दीज वैल्यूज कैन बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, ml मैग्नेटिक। और स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर ms की वैल्यू
प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये भी कुछ भी हो सकता है ना। दैट इज अगेन आवर चॉइस कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर डाल रहा हूं तो मैं स्पिन अप भी रख सकता हूं, स्पिन डाउन भी रख सकता हूं, दैट इज माई चॉइस। ये सब आगे हम लोग कवर करने वाले हैं कि ये कैसे डिसाइड होगा। तो दैट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, माइनस हाफ, ठीक है। तो यहां पे एक सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कितने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। ये जो पांचवा है इसके लिए कितने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है, कोई मुझे बताएगा। इस पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए कितने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। नाउ दिस इज मैथ्स, पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इस पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए कितने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। सो इसके पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर 6। अब जो लोग अभी भी ताज्जुब कर रहे हैं कि 6 कैसे, तो आप बना लो बेटा। देखो ये दोनों तो फिक्स हो गए। देखो 6 कैसे, एक सेट तो हो जाएगा 2 1 2 1 -1 हाफ, एक सेट हो जाएगा 2 1 -1 माइनस हाफ, दो सेट हो गए। एक से हो जाएगा 2 1 0 प्लस हाफ, 2 1 0 माइनस हाफ, 2 2 1 1 प्लस हाफ, 2 1 1 माइनस हाफ। तो आप 2 2 4 2 6 ऐसे कितने सेट बना सकते हो, 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए कितने सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है। बहुत इजी होता है, आपको सारे पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी होती हैं कि कितने एग्जैक्टली पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की। ऐसे ही जब बेटा छठा इलेक्ट्रॉन रखोगे ना, तो छठा इलेक्ट्रॉन फिर 2p में भी आप 2p2 रखोगे, सातवां रखोगे 2p3 रखेंगे। तो आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें ये और प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अभी तो ऑफ बाउ रूल ये कहता है कि लोअर एनर्जी को पहले भरो, वो भर जाए तो हायर एनर्जी को भरो, फिर वो भर जाए तो उसके हायर एनर्जी को भरो। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऑफ बाउ रूल के वायलेशंस हैं, मतलब क्या इस रूल का कोई वायलेशन का मतलब है क्या इसके कोई एक्सेप्शन है। तो मैं आपको बता दूं, ऑफ बाउ रूल के वायलेशंस हैं। वायलेशंस का मतलब है कि ये जो ऑर्डर प्रेडिक्शन है इस एरो या ऑफ बाउ रूल के द्वारा, क्या इसी ऑर्डर में हमेशा हर एटम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है। तो आंसर इज नो, कुछ में एक्सेप्शंस हैं। इनफैक्ट पहले 20 नो एक्सेप्शन, फर्स्ट 30 में 2 एक्सेप्शन से, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, फिर 50 तक कुछ और एक्सेप्शन है, 5 और एक्सेप्शन है। और आप बोल सकते हो कि 50 के बाद मतलब एटॉमिक नंबर 50 के बाद, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये रूल ऑलमोस्ट, मतलब अगर कोई बोलता है कि 50 के बाद ऑफ बाउ रूल अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, क्योंकि 50 के बाद इतने एक्सेप्शंस हैं कि आप ये बोल ही नहीं सकते कि रूल फॉलो हो रहा हो। क्योंकि एटॉमिक नंबर 50 के बाद सपोज 100 तक अपन चलते हैं, अब 50 से 100 तक मान लो 50 एलिमेंट्स हैं, उन 50 एलिमेंट्स में अगर 20 एलिमेंट्स में एक्सेप्शन है, 20 एलिमेंट्स में अगर एक्सेप्शन है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो रूल फॉलो हो रहा है। 50 में अगर 20 में एक्सेप्शन है तो काहे का रूल है, कोई रूल नहीं। तो आप बोल सकते हो कि उधर फिर आगे एक्सेप्शंस ज्यादा हैं। अब एक बात और, जब हम लोग इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि हमने रिजल्ट देख लिया कि एक्सेप्शंस हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं, हमें याद रखने होते हैं क्यों एक्सेप्शन होता है। अब हमें मालूम चल गया कि एक्सेप्शन है उसमें, ठीक है। अब उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती है, जस्टिफाई करने का मतलब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन, मतलब एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दे ताकि वो जेन्युइन लगे, वो एक्सेप्शन हमें लॉजिकल लगे। तो आईओसी में हमेशा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल आगे आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो पहले ऑब्जर्व की जाती है फिर एक्सप्लेन की जाती है। मतलब दिस इज अदर वे राउंड, ये ऐसा नहीं है प्योर साइंस। प्योर साइंस में तो क्या होगा कि हमने कोई चीज प्रेडिक्ट की कि देखो हमारी थ्योरी ये बोल रही और देखो वही चीज आपको मिली। ये अदर वे राउंड, पहले हमने देखा और फिर आप बोले। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको आंसर पता चल चुका है, अब आप सॉल्यूशन फ्रेम कर रहे हो। आंसर पता चल चुका है किसी क्वेश्चन का, अब आप सॉल्यूशन फ्रेम करो। तो आईओसी में ऐसा बहुत होगा, पर वैसा ही है, आगे एक्सेप्शंस होते हैं, क्यों होते हैं उनको हम लोग कहीं कहीं पे जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और फिर ये पहले भी बात हो चुकी है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी ऑर्डर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए n+l रूल वैलिड नहीं है, बल्कि सिर्फ n डिसाइड करता है। ये देखिए आप, ये डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में भी बनाया था। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर उसके बाद 2s की, फिर 2p की एनर्जी है, फिर 3s की है, फिर 3p की है, फिर 4s की है, फिर 3d की एनर्जी है। ये n+l रूल है, ऑफ बाउ रूल है। ये ऑफ बाउ रूल है बेटा, है ना, ये ऑफ बाउ रूल है जो अभी हम लोगों ने देखा था। ये ऑफ बाउ रूल है,
या आप बोल सकते हो N+L रूल के हिसाब से, जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन, ये देखो लिखा है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। जरा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए देखो 1s की एनर्जी 2s और 2p की एनर्जी बराबर है। 2s और 2p की एनर्जी बराबर है क्योंकि n की वैल्यू सेम है 2। 3s की एनर्जी 3p के बराबर है, 3p की एनर्जी 3d के बराबर है। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया कुछ सालों पहले जेईई एडवांस में, मैं आपसे वो क्वेश्चन शेयर करता हूं। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, फाइंड नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स in second excited state, in second excited state of He+। ये क्वेश्चन था, ट्राई करो बेटा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He+ में कितने नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? He+ के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे? दिस इज जेईई एडवांस क्वेश्चन। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। 0 से 9 एक इंटीजर आंसर था इसका, 0 से 9 इंटीजर आंसर में, इसमें ऑप्शंस नहीं थे, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया था। He+ के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मुझे इसका आंसर चाहिए। सबसे पहले He+ को आइडेंटिफाई करो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। He+ कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? उसमें एक इलेक्ट्रॉन है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? तो He+ में आपको मालूम है बच्चे कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन He+ में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए N+L रूल वैलिड नहीं है, सिर्फ n से गवर्न करते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा शेल है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा शेल होता है? थर्ड शेल। याद रखना बेटा, ये सब हम लोग बोर्स थ्योरी में पढ़ चुके हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n=3। जब आप बोलते हो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब है n=3। अब n=3 में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, मतलब कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है? तो जरा देखो, थर्ड 1, देखिए यहां काउंट करिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। थर्ड शेल में ये सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। सो देयर आर 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स in second excited state of He+। So the answer is 9। आंसर इज 9 है ना। आप में से बहुत लोगों ने 9 आंसर भी किया है। सो द आंसर इज 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखो बहुत सारी चीजों को उन्होंने मिक्स करके दिया था, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके। ठीक है, चलो चलो, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए याद रखना चीजों को, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अलग चलता है। ऑफ बाउ रूल मतलब N+L रूल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ऑब्वियसली वो लोएस्ट एनर्जी 1s में भरेंगे, फर्स्ट शेल में 1s में भरेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जैसे ये फर्स्ट, ये ग्राउंड स्टेट बोलते हैं ना, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये क्या हो गया बेटा? ग्राउंड स्टेट हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। ये फर्स्ट एक्साइटेड, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड में 2s भी आएगा 2p भी आएगा, दोनों ही फर्स्ट एक्साइटेड कहलाएंगे बेटा। मतलब n=2 है ना, वो फर्स्ट एक्साइटेड है, फर्स्ट एक्साइटेड है। और ऐसे ही n=3 है, ये सेकंड एक्साइटेड है ना। तो इस तरह से चलता है, ऐसा हम लोगों ने बोर्स थ्योरी में भी देखा था, बोर्स थ्योरी में भी देखा था। तो जो शेल है, जैसे nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n+1 होगी। अगर कोई आपसे बोलता है nth एक्साइटेड स्टेट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n+1 होगी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहां मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं। ऑफ बाउ रूल में मुझे नहीं लगता कि कोई अब दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीज रूल, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल, दिस इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली, वुल्फ्राम पॉली महान साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम बताया, बड़ा सिंपल सा नियम। अच्छा, ऑफ बाउ रूल के तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शंस है, लेकिन आगे हम लोग टोटल 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं। ऑफ बाउ रूल, पॉलीज रूल और हुंड्स रूल। पॉली और हुंड रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, न होगा। ठीक है, क्योंकि ये एकदम फंडामेंटल है, इनमें एक्सेप्शंस नहीं हो सकते।
ठीक है, पॉलीज रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम में कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। फिर से सुनो, एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम हो। 3 सेम हो सकते हैं, कम से कम एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होना चाहिए, कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीज रूल। या इसको आप अलग तरीके से बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हैं। अब एक्चुअली में द ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज दिस ओनली। पहला ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वही ओरिजिनल स्टेटमेंट था, नीचे वाला उसका कंक्लूजन है। कैसे कंक्लूजन है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों है, ऑफ बाउ रूल तो लोअर एनर्जी को क्यों भरते हैं ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ऐसा क्यों होगा सर कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, ऐसा क्यों होगा, इससे क्या फायदा होगा? कोई मुझे बताएगा कि ये रूल क्यों है, ऐसा इससे क्या फायदा होने वाला है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे कोई पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स का जो स्टेटमेंट है ये ऐसा ही क्यों है स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे ऐसा होने पे सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, एनर्जी मिनिमम होती है। सिस्टम की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, एनर्जी मिनिमम होती है ऐसा होने पे। ठीक है, तो ऑफ बाउ रूल जो लोअर एनर्जी को पहले भरने का था उसमें भी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसमें भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, इसके पीछे भी रीजन स्टेबिलिटी का ही है। बस यहां मैथ्स ज्यादा है तो हम लोग उस मैथमेटिकल पोर्शन को स्किप कर रहे हैं, सीधे अपने रिजल्ट पे आए। सीधे रिजल्ट पे आया कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं एग्जैक्ट मैथमेटिक्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि कैसे चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे तो क्या गलती होगी और क्यों ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो चारों क्वांटम नंबर्स में कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए, चारों सेम नहीं होने चाहिए। अब ये प्रॉब्लम कहां क्रिएट करेगा मैं बताऊं, इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है बेटा कि आप एक ऑर्बिटल में, जब तक आप अलग अलग ऑर्बिटल्स में भर रहे हो, जैसे मान लो सब, अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मान लो मैंने बेटा एक इलेक्ट्रॉन 1s में भरा, ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन मैंने मान लो भरा, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने 2s में भरा है, सपोज 2s में भरा एक इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहां चारों क्वांटम नंबर्स हम लोग इसके लिखते हैं। मान लो स्पिन अप को हम हाफ बोल रहे हैं, प्लस हाफ, स्पिन अप दोनों में रखा है प्लस हाफ। एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू चूंकि एस है तो 0, एम की वैल्यू भी 0 होगी, एम की वैल्यू भी 0 है, यहां पे भी एम की वैल्यू 0 है, तो ये एम की वैल्यू 0। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू, स्पिन अप है तो चलो प्लस हाफ ले लेते हैं। यहां पे भी एन की वैल्यू 2s है तो सेकेंड शेल 2, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू यहां पे भी प्लस हाफ। क्या चारों क्वांटम नंबर सेम है? यहां पे द आंसर इज नो, एक क्वांटम नंबर अलग है। ऊपर वाला क्वांटम नंबर देखो, ये और ये क्वांटम नंबर अलग है। तो क्या ये ऑफ बाउ रूल का वायलेशन, सॉरी पॉलीज रूल का वायलेशन होगा? नहीं होगा। आप इसको भरोगे कोई वायलेशन नहीं है। दिक्कत कब आने वाली है? जब हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जब हम एक ही ऑर्बिटल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, प्रॉब्लम तब आने वाली। अब अगर आप अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तब दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब आपको कभी n अलग हो जाएगा, कभी m अलग हो जाएगा, कभी l अलग हो जाएगा, मतलब n l m में कुछ ना कुछ तो अलग हो जाएगा। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप एक ही ऑर्बिटल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, अगले पेज पे शायद जगह हो। हाँ चलो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। सपोज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सपोज मुझे एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ये 2s सबशेल है ना, 2s सबशेल। s सबशेल के लिए m की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0। मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ध्यान से सुनना, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, तो सपोज मैंने स्पिन अप फिल कर दिया, स्पिन अप। चलो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स अपन लिखते हैं। n की वैल्यू, चूंकि ये 2s में है तो n की वैल्यू 2, s है तो l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 है, और ऊपर वाली स्पिन को चलो प्लस हाफ मान लो, तो इसका स्पिन डायरेक्शन प्लस हाफ है। ठीक है, n की वैल्यू, हमने 2s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा तो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, और स्पिन ms है, याद रखना मैं ms है, ये ms है, मतलब मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है। बार बार, अब मैं बार बार उसको ms नहीं लिखूंगा, स्पिन क्वांटम नंबर, चलो ms ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ms की वैल्यू प्लस हाफ है। ठीक है बेटा, ms की वैल्यू क्या है? प्लस हाफ है।
अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसके अंदर। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मेरे पास एक दिक्कत है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं इसमें फिल करूंगा तो उसका स्पिन अप रखूं या स्पिन डाउन। अगर मैं स्पिन अप रखता हूं तो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, +12। अब आप गौर करो, चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, विच इज अ वायलेशन ऑफ पॉलीज रूल। पॉलीज रूल वायलेट नहीं हो सकता, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू पॉलीज रूल। ठीक है, देयर आर नो एक्सेप्शंस टू पॉलीज रूल, मतलब ये पॉलीज रूल वायलेट हो गया, ये सही नहीं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे तो नहीं रख सकता, एक ऑप्शन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मुझे रखना है मैं एक क्वांटम नंबर को अलग कर सकता हूं, वो है स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं इसको स्पिन अप ना रख के, अगर मैं इसको स्पिन अप ना रख के इसको स्पिन डाउन कर दूं तो n तो वही रहेगा, l वही रहेगा, m वही रहेगा, लेकिन जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है वो हो जाएगा -1/2 और एक क्वांटम नंबर अलग हो गया। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए, ये चलेगा, ये पॉलीज रूल का वायलेशन नहीं है, ये चलेगा। इसका मतलब जब आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो तो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के ही क्यों रखते हैं, तो आप बोलोगे क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो पॉलीज रूल का वायलेशन होगा, चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि हम एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्यों रख सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकते? तो चलो तीसरा इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा। अगर मैं इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा, और जैसे ही स्पिन अप या स्पिन डाउन रखोगे तो पहले से एग्जिस्टिंग इन दोनों में से किसी एक से चारों क्वांटम नंबर मैच हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? सपोज मैं तीसरा क्वांटम नंबर इसमें प्लेस करता हूं, मान लो बेटा मैं तीसरा क्वांटम, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन, सपोज अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर रखता हूं तो देखो ना, इसका और इसका चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, जो कि फिर से पॉलीज रूल का वायलेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको नीचे रखता हूं तो इसका और इसका सेम हो जाएगा, फिर इसका और इसका सेम हो जाएगा, फिर सारों सेम हो जाएगा, पॉलीज रूल का वायलेशन। इसका मतलब मैं किसी भी सूरत में तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर नहीं रख सकता हूं। हम किसी भी हालत में तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं रख सकते। तो जो पॉलीज रूल का स्टेटमेंट है उससे कंक्लूजन क्या, हमारे पास खास बात क्या निकल के आई कि एक ऑर्बिटल में, मैं यहां पे लिख देता हूं, सो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये है मेरे पास कि पहला तो ये कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट a maximum of 2 electrons only, और दूसरा ये the 2 electrons in an orbital should have opposite spin, should have opposite spin। ठीक है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हो, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। ये पॉलीज रूल का एक तरह से कंक्लूजन है, मतलब वहां से हमें ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आपको मेरी एक छोटी सी बात को एज अ फैक्ट अभी ध्यान रखना है, वो ये कि एवरी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट। हर स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा है तो वो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रॉन की ये जो स्पिन अप और स्पिन डाउन डायरेक्शंस हैं, तो स्पिन अप, मान लो अगर स्पिन अप है तो हम सपोज इस तरह का एक मैग्नेट ले लेते हैं, एक छोटा सा मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और अगर स्पिन डाउन है बेटा तो फिर मैग्नेट तो वैसा ही रहेगा, पोलैरिटीज बदल जाएंगी। ठीक है, पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी। तो मान लो हमारा स्पिन अप इलेक्ट्रॉन ये छोटा सा मैग्नेट है, हमारा स्पिन डाउन इलेक्ट्रॉन ये छोटा सा मैग्नेट है। अब अगर सपोज एक ऑर्बिटल ये रहा,
इस ऑर्बिटल में अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को सेम डायरेक्शन में रख दूं तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था है बेटा, ये कुछ ऐसी व्यवस्था है कि मैंने यहां पे क्या किया, दो मैग्नेट्स को इस तरह से रख दिया है। अब मुझे आप बताओ कि इस व्यवस्था में कौन कौन से रिपल्शंस हैं। तो देखो, दो इलेक्ट्रॉन को आपने आजू बाजू रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो है ही है। आपने दो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को आपने साथ में रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो है ही है। यहां इस व्यवस्था में आपके पास क्या क्या दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, और क्या है बेटा, क्योंकि आपने इस डायरेक्शन से मैग्नेट्स प्लेस किए हैं तो उसमें मैग्नेटिक रिपल्शन भी है। इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक रिपल्शन भी है ना, मैग्नेटिक रिपल्शन भी है। लेकिन अगर मैं एक को स्पिन अप और एक को स्पिन डाउन रखता हूं, अगर एक को स्पिन अप और एक को स्पिन डाउन, मतलब अब कुछ ऐसे रखते हैं तो एक मैग्नेट तो मेरा ऐसा हो गया नॉर्थ साउथ और एक मैग्नेट हो गया साउथ नॉर्थ। अब इस व्यवस्था में मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो, इलेक्ट्रॉन अगर आजू बाजू रखें तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो रहेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन तो रहेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो है। लेकिन जो पहले मैग्नेटिक रिपल्शन हुआ करता था, आपने स्पिन डाउन करके उसको मैग्नेटिक अट्रैक्शन कर दिया है। मतलब अब मैग्नेटिक रिपल्शन नहीं होगा बल्कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो बताओ कौन सी व्यवस्था, कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, दो रिपल्शन वाला या एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन वाला? ऑब्वियसली एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन वाला। दो रिपल्शन वाला तो सिस्टम हाईली अनस्टेबल होगा, सो ये सही नहीं है और ये आप बोल सकते हो सिस्टम मोर स्टेबल है। इस कारण से यदि हम एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है बेटा, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन ये है, करेंगे सभी लोग। इमेजिन a hypothetical system in which quantum numbers are as following. n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टिल इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। l की वैल्यू 0 to n, l is integer, m की वैल्यूज -l to +l, m is integer। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की तीन पॉसिबल वैल्यूज, -12, 0, +12। ठीक है, थ्री पॉसिबल वैल्यूज। तो एक इमेजिन करो कि एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें चारों क्वांटम नंबर्स कुछ इस तरह से दिए जाते हैं, अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख पाओगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में मैक्सिमम कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं? दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे आपसे चाहिए बेटा, दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए। इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में बहुत बच्चों के मैक्सिमम सही आंसर्स आ चुके हैं। अब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए 3। वो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 3। आंसर क्या होना चाहिए? 3। क्यों 3? क्योंकि अगर स्पिन, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं तो हम एक डिब्बे के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर 3 अलग अलग वैल्यूज कर लेगा।
अभी दो ही क्यों रख पा रहे थे, अभी एक ऑर्बिटल में दो ही क्यों रख पा रहे थे, क्योंकि पॉलीज रूल वायलेट हो जाता था। स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ, तीसरी वैल्यू कुछ होती नहीं थी, तो या तो हमें प्लस हाफ रखना पड़ता था या माइनस हाफ, जिससे चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाते थे, इस कारण से तीसरा नहीं रख पा रहे थे। लेकिन अगर तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की, तो हम यहां पे अब कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, तो आंसर इज 3। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, देखते हैं कंफर्म करते हैं 27 सही आएगा कि नहीं आएगा। सेकेंड शेल के अंदर मतलब n की वैल्यू 2 है। अच्छा, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी, 0 से 2, तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है ना बेटा, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2, मतलब 2s सबशेल, 2s भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे 2p भी एग्जिस्ट करेगा, 2d भी एग्जिस्ट करेगा। अब कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सर 2d क्यों एग्जिस्ट करेगा, आप तो बोलते थे 2 में d होगा ही नहीं, हाइपोथेटिकल है बेटा, n तक है, n-1 तक नहीं, तो 2d भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, 2s में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे और 2d में 5 ऑर्बिटल्स होंगे, d में है ना 5 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब एक डिब्बे के अंदर मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 3 3 9 इलेक्ट्रॉन, यहां 15 3 3 3 3 3 कितने 15 इलेक्ट्रॉन्स। जरा काउंट करें, क्या सेकेंड शेल में और कोई सब शेल होगा, द आंसर इज नो। इन सभी को काउंट करो बेटा, सो द टोटल कम्स टू बी 27। जो आप में से बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया कि सेकेंड शेल में अगर ये हाइपोथेटिकल सिस्टम है तो सेकेंड शेल में कितने मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 27। प्लीज कंफ्यूज मत होना कि सर आप तो बोलते थे कि सेकेंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम और यहां आप 27 बोल रहे हो, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा। अगर मैं इस तरह से कुछ वैल्यूज को ट्वीक कर दूं, कुछ चेंज कर दूं, तो फिर किस तरह से चीजें बदल जाती हैं उसका ये एग्जाम्पल है। और इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, खूब मिलते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको कोई चीज रट के नहीं बैठनी है, वहीं पे चीजों को समझ के करना है ना। इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है तो यहां कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। और अगर थोड़ा सा अगर मैं m की वैल्यू भी चेंज कर दूं, सपोज यहां पे भी थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो ये वाली ये डब्बे भी बदल जाएंगे, ये डब्बे भी बदल जाएंगे, है ना। तो यहां थोड़ा सा केयरफुल रहना है। चलो ठीक है, बढ़िया, आप में से बहुत बच्चों के एकदम सही आंसर आए, गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और हुंड्स रूल को देखते हैं। अच्छा, हुंड्स रूल मेरा कहाँ लिखा था, इस पे लिखा था, हुंड्स रूल ऑफ, इसको यार मिटाते हैं, ये आप समझ गए होगे तो इसको मैं मिटा दूं क्योंकि स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ उसको, अरे चलो आगे लिख देते हैं, हम ही लिख देते हैं। चलिए, नेक्स्ट रूल है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, सब बताते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको आप सिंपली हुंड्स रूल भी बोल सकते हो। हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से सबशेल्स को भरा जाना है, हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, वो भी दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अब एक ही सबशेल के अंदर वो जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, ये हमको कौन बताएगा, हुंड्स रूल। क्या मैं बोलना चाहता हूं समझो आप, क्या मैं बोलना चाहता हूं ये समझो। जैसे मान लो बेटा मेरे पास p सबशेल है, सपोज 2p सबशेल है। अब 2p सबशेल में मेरे पास 3 डिब्बे हैं, मेरे पास 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स है। सपोज p में मुझे 1 इलेक्ट्रॉन भरना हो, अगर p में मुझे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन में कैसे भरूं, किस बॉक्स में भरूं, किस बॉक्स में भरूं, तो आप बोल सकते हो किसी भी बॉक्स में भरूं, ठीक है। तो चलो कहीं पे भी भर दिया मैंने, ऐसे भर दिया। अब अगर मुझे 2p में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फिल करना है, सपोज इसी सबशेल में मुझे एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, अगर मुझे 2p2 करना है तो अब मैं कैसे भरूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो यहां आ चुका है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं कहां पे ले जाऊं, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां पे ले जाऊं। अब ये कहां पे ले जाऊं दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मुझे कौन बताने वाला है, हुंड्स रूल बताने वाला है। तो हुंड्स रूल क्या बताता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, किसी सबशेल के जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करूं, कैसे करूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
जैसे एक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे में भर सकता हूं, या दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से इस तरह से भर सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बेटा, आप खुद ही इस तरह से देख सकते हो, बहुत सारे आप बोल सकते हो पॉसिबिलिटीज है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, इन तीनों में कौन सा सही है या कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है, ये हमको कौन बताएगा? हुंस रूल बताएगा। ये हमको हुंस रूल बताता है कि अलग अलग ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है। तो चलो पहले लिख लेते हैं कि हुंस रूल एग्जैक्टली हमको क्या बताएगा और फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। सो दिस रूल गिव्स information about filling of electrons in different orbitals of same subshell, या आप बोल सकते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है उसके बारे में हमको बताता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है उसकी जानकारी हमको कौन देगा? हुंस रूल। अब रूल है क्या? तो यहां पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा। स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स are filled in such a manner so as to give maximum number of unpaired electrons with parallel spin या इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, यही स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉन्स should be filled to give maximum spin multiplicity अब ये क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी? नेक्स्ट पेज पे समझा रहे हैं। ऑफ बाउ रूल समझ में आ गया, पॉलीज रूल समझ में आ गया। हुंस रूल क्या है? हुंस रूल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अलग अलग ऑर्बिटल्स में, एक ही सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल्स में इस तरह से करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन के साथ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए। या तो ये स्टेटमेंट बोल दो, या सिंपल आप ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में ऐसे करनी है ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिल सके। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं क्या? तो हमने आपको यह बताया कि हुंस रूल ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से करो कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के मिले। पैरेलल स्पिन का मतलब सेम स्पिन, पैरेलल स्पिन का मतलब स्पिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो स्पिन अप हो तो दोनों स्पिन अप हो, या स्पिन डाउन हो तो दोनों, या मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिर्फ एक टर्म है बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको डिनोट करेंगे SM से, ठीक है? ये क्या है एग्जैक्टली? सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक फॉर्मूला है छोटा सा, ट्वाइस मॉडुलस ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1, ठीक है? सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज ट्वाइस मॉडुलस ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल, चलो टोटल स्पिन क्या है बेटा? जैसे एग्जांपल देखो बेटा, मान लो P में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना? P में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो सबसे पहले टोटल स्पिन देखो कितना है। टोटल स्पिन में क्या करोगे आप, जो भी स्पिन मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है ना, तो उसको विद साइन ऐड करें, तो जैसे एक स्पिन डायरेक्शन फिक्स करो। सपोज ऊपर वाली स्पिन डायरेक्शन को मैं प्लस हाफ बोल रहा हूं, प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ तो 1 हो गई। कोई बोल सकता है कि नहीं हम तो ऊपर वाले को माइनस हाफ लेंगे, तो माइनस हाफ -1 हो जाएगी, लेकिन जब आप उसका मॉडुलस लोगे तो आएगा 1 ही।
तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू 1 + 1, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है बेटा, 3। इस कॉन्फ़िगरेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास इस तरह का कुछ सिस्टम है, सपोज ये है। तो अगर ऐसा है तो चलो टोटल स्पिन का अगर मैं मॉडुलस पूछूं आपसे, तो हाफ हाफ हाफ, तीनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस हाफ मानो माइनस हाफ मानो, जब मॉडुलस लोगे तो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 3/2 + 1, ट्वाइस इंटू 3/2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 4। इस कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है, 3। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। अब चलो बात करते हैं हुंस रूल की। हुंस रूल ये कहता है कि ऐसा हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले विद पैरेलल स्पिन। चलिए पी में अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो, अगर पी में 1 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो उसके लिए तो कोई फाइट ही नहीं, आप कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। पी में अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हो, अब यहां पे दिक्कत है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे रखना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले विद पैरेलल स्पिन के। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दूं तो एक तो ये व्यवस्था है, चलो, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहां तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो ये तो खत्म, ये अनपेयर्ड हमें मिला ही नहीं, यहां तो पेयर हो गए। यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 2 अनपेयर्ड, तो यहां पे भी 2 अनपेयर्ड है, यहां पे भी 2 अनपेयर्ड, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विद पैरेलल स्पिन। यहां अनपेयर्ड तो है लेकिन ये अपोजिट स्पिन है, एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, तो ये अपोजिट स्पिन है, तो ये भी नहीं चलेगा। मतलब ये सही है, ये सही है, ये तो स्टेटमेंट के आधार पे बोला। चलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चलो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ट्वाइस इंटू टोटल स्पिन, टोटल स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ 0 + 1, तो यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है बेटा, 1। चलो यहां पे देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, प्लस हाफ माइनस हाफ, एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है, तो टोटल स्पिन 0, तो ट्वाइस इंटू 0 + 1, ये कितना हो गया, 1। यहां देखो बेटा, एक प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी ट्वाइस इंटू 1 + 1, कितना हो गया बेटा, 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3, तो यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही, यहां पे 1 आ रही, यहां पे 3 आ रही। हमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये वाला सही है, ये सही है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कोई बोल सकता है कि सर क्या ये सही है, बिल्कुल ये भी सही है। कोई ये बोल सकता, ये भी सही है। कोई ये बोल सकता है कि सर क्या ये सही है, ये भी सही है। कोई ये बोल सकता है कि क्या सर ये सही है, ये भी सही है बेटा, है ना, ये भी सही है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पैरेलल स्पिन। तो पी में 2 इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से भर दिया आपने। चलिए पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पी में अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो पी में अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो, कहां गया यार, अगर पी में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो पी में अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो अब मैं डायरेक्ट सही वाला ही, आप कैसे भी भर सकते हो, ऐसे भर दो 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन, या आप ऐसे भी भर सकते हो बेटा, स्पिन डाउन भी कर सकते हो, लेकिन पैरेलल स्पिन रखना, सबकी स्पिन पैरेलल रखना। पी में अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हो, अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां 3 ही बॉक्स हैं और मुझे अब पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अब पी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो बहुत इजी है, पहले तो आप सब में एक 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 भर दो। अब फोर्थ भरना है तो पेयर करना है, पेयर करना है तो अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीज रूल को भी फॉलो करना है, तो कहीं पे भी पेयर कर दो। यहां पे भी कर सकते हो, मैंने यहां पे किया है, आप यहां पे भी कर सकते थे, यहां पे इन 3 बॉक्सेस में आप कहीं पे भी कर सकते हो बेटा पेयर, ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो पहले तो 3, 1 2 3 हमेशा ऐसे ही भरिएगा, चौथा पांचवा कहीं पे भी भर दो अपोजिट, चौथा पांचवा आप कहीं पे भी रख सकते थे। पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पहले इस तरह से और फिर इस तरह से, पी में 6 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है बेटा। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले पैरेलल स्पिन के। सपोज मुझे डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हो, अगर मुझे डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हो तो डी में 4, पहले तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, कितने 5 ऑर्बिटल्स, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मुझे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखने पड़ेंगे, वो भी पैरेलल स्पिन के। तो ऐसे सिंपल होता है, आप इस तरह से करते जाओ, है ना। तो बहुत इजी है ये डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलने से पहले एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हुंस रूल किस सबशेल की फिलिंग के लिए वैलिड नहीं है, हुंस रूल किस सबशेल की फिलिंग के लिए वैलिड नहीं है, SPDF लिख लेते हैं क्वेश्चन को मैं लिख ले रहा हूं। हुंस रूल does not apply to filling of electrons in which subshell, options are S subshell, P subshell, D subshell और F subshell। हुंस रूल किस सबशेल के ऑर्बिटल्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा फिलिंग के लिए? कल्पेश का कहना है F, रोनित का कहना है S। कल्पेश ने अपना आंसर उड़ा दिया, विशाल का कहना है S सबशेल। तो S ही सही आंसर है बेटा। क्यों? क्योंकि हुंस रूल हमको क्या बताता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हमको रूल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, उनके लिए नियम बताता है। अब आप बताओ कि इन सबशेल्स में कहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब हैविंग इक्वल एनर्जी, ऑब्वियसली एस सबशेल में तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वैलिड ही नहीं है। तो एस सबशेल की फिलिंग के लिए हुंस रूल अप्लाई नहीं होता है, हुंस रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना बेटा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, ये जो हम लोगों ने अलग अलग रूल्स पढ़े हैं, इन रूल्स को आधार मानते हो, इन रूल्स के बेसिस पे जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो इनटू डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इनटू डिफरेंट शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, जब आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए, तो उस तरह के आप जो लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। बहुत सिंपल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं चाहूंगा कि आप जो भी सोर्स बुक है, आपके पास NCERT है तो बेस्ट है, कोशिश करो बेटा 36 तक, क्रिप्टन तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखने की कोशिश करो। कोई दिक्कत होती है तो आप उस बुक से देखो कि क्या प्रॉब्लम हो रही। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें कैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, वो 10 मिनट में हो जाएगा। फिर कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्यों होता है, उसके पीछे क्या थ्योरीज हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो पोर्शन है मैं चाहूंगा कंप्लीट हो जाए। उसके लिए ये जरूरी हो जाएगा कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले 36 क्रिप्टन तक, प्लीज एटॉमिक नंबर 36 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार जरूर देख के आए। ठीक है, आपको हर जगह अच्छी NCERT ले लो, NCERT में आपको मिलेगा। तो क्रिप्टन तक तो जरूर आप देख लें, वहां पे गौर कीजिएगा, क्रोमियम और कॉपर में जैसा कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। तो इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, चलो।